इंडिया आज के टाइम पर दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो होने वाला इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कनाडा, रशिया, फ्रांस, ब्राजील, इटली और यूके की इकोनॉमीज को भी पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी में नंबर 11 से सीधे नंबर 5 पर आ चुका है। पर इंडिया यहाँ भी नहीं रुका है। 2025-26 तक इंडिया वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, जिसकी जीडीपी 2021 में $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी और 2027 तक वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी जापान को भी पीछे छोड़ देगा, जिसकी जीडीपी अभी के टाइम पर $5 ट्रिलियन है। और S&P ग्लोबल के मुताबिक इंडिया की पर कैपिटा इनकम में 5.3 की एवरेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे इंडियन हाउसेस तमाम G20 इकोनॉमीज में से बड़ी स्पेंडर्स बन जाएगी। 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी क्रैश होने वाली थी, तब कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई। इन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा जो चेंज किया गया वो ये था कि लाइसेंस राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। यानी कि पहले ऐसा होता था कि कंपनी उतना ही प्रोडक्शन करेगी जितना गवर्नमेंट उसे कहेगी, लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी चाइना से बहुत स्लोली ग्रो हुई है, क्योंकि चाइना ने इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया से 13 साल पहले ही यानी 1978 में ही इंप्लीमेंट कर दिया था। अब अगर वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक देखें तो 1991 तक परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना की जीडीपी इंडिया से बहुत कम था और 1992 के बाद से चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई और दोनों कंट्रीज के दरमियान गैप बहुत तेजी से बढ़ गया। बेसिकली चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन 90s में होने वाले ओपन ग्लोबलाइजेशन यानी कि फ्री ट्रेड का दौर अब खत्म हो गया है। गोल्डमैन सैक्स, जो कि अमेरिका का एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके मुताबिक इंडिया का फ्यूचर में भी चाइना से आगे गुजर पाना मुश्किल है, मगर 2075 तक ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और अगर हम इतिहास को देखें तो 1700 में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी थी, इवन की चाइना से भी बड़ी, मगर ब्रिटिश राज के आने के बाद ये बहुत तेजी से नीचे गिर गई थी और 1993 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर 1% से भी कम रह गया था, जो कि अभी के टाइम पर 3.6% है। इंडिया की इन्फ्लुएंस और भी बहुत तरीके से बढ़ रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट यूएस, जापान और चाइना के बाद वर्ल्ड में 4th नंबर पर रैंक कर रही है। इवन कि इंडिया जो हर साल एक्सपोर्ट करता है वो भी इस टाइम पर पीक पर है, जो कि पिछले कुछ सालों से 73% तक इंक्रीज हो चुकी है। और इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर जो कि 2012 तक 1.9% था, वो 2022 में बढ़कर 2.4% तक हो चुका है। जहां पर दूसरी एशियन इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज की जीडीपी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करती है, वहीं पर इंडिया एक डोमेस्टिक ड्राइवन कंट्री है, जिसकी जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा देश के अंदर बिकने वाले गुड्स और सर्विसेज पर रिलाई करती है, ना कि एक्सपोर्ट्स पर। अभी तक इंडिया की इकोनॉमी में जितनी भी ग्रोथ हुई है वो ज्यादातर देश के अंदर बिकने वाले गुड्स और सर्विसेज और आम आदमी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है, जो कि पूरी इकोनॉमी का 55 to 60% है। चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है वो प्राइमरीली एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिलाई करता है और इसी वजह से 2001 से 2010 तक चाइना का एवरेज ग्रोथ रेट पर ईयर 10.5% था, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। जबकि कुछ स्टडीज का कहना है कि लॉन्ग रन में ये मॉडल अनसस्टेनेबल है। अब बहुत से लोग यहाँ पर आर्ग्यू करेंगे, तो चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करिए कि एक कंपनी है टॉयलैंड और वो कहती है कि हमारा ग्रोथ मॉडल एक्सपोर्ट्स है और हम दूसरे कंट्रीज के लिए टॉयज बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि लॉन्ग रन में ये ग्रोथ मॉडल इतनी ज्यादा अनसस्टेनेबल क्यों है। इस तरह से टॉयलैंड कंपनी की इकोनॉमी और उन कंट्रीज में किस तरह के टॉयज पसंद किया जाता है, इस बात पर हाईली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर उस देश की इकोनॉमी क्रैश हो जाती है या वहाँ के लोगों को टॉयलैंड के टॉयज पसंद नहीं आते और उनको इससे बेहतर टॉयज कम प्राइस पर मिल रही होंगे, तो टॉयलैंड को बुरी तरह से सफर करना पड़ सकता है। सिंपली इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि सारे एग्स को एक ही बकेट में डाल दिया जाए और जब वो बकेट नीचे गिरे तो सारे एग्स एक साथ टूट गए। एक इकोनॉमी के अंदर काफी अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती है, जिसमें से कस्टमर को ये डिसाइड करना होता है कि उन्हें कौन सी चीजें लेनी है, कितनी लेनी है और कब लेनी है, जिस वजह से कस्टमर वो चीज लेना प्रेफर करता है जो उसको कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए और क्वालिटी वाइज भी बाकी सबसे अच्छा हो। और जब किसी भी इकोनॉमी में इस तरह की गुड्स बेचे जाते हैं तो वहाँ पर स्टाफ की जरूरत होती है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी राइज होती है। 1970 के टाइम पर अमेरिका में कंज्यूमर काफी
ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। और आज भी अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट का 68% जीडीपी कंज्यूमर स्पेंडिंग से ही जनरेट हो रहा है। यही वजह है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह अमेरिका की इकोनॉमी कभी भी डाउनफॉल का शिकार नहीं बनी। जब कंज्यूमर कंटिन्यूअसली स्पेंड करता रहेगा तो इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार नहीं बनती। इंडिया का भी कंज्यूमर मार्केट एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा और इसकी इनकम लेवल 3 गुना तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह इंडिया का न्यू ग्रोथ पैटर्न है। इंडिया का न्यू ग्रोथ पैटर्न नेशनल मार्केट का बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, जिसमें लार्ज अमाउंट में कंज्यूमर्स और फर्म्स मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक बैंक का कंटिन्यूअसली प्राइवेट बैंक को डोमिनेट करना है और इसमें NBFCs यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। पिछले 10 सालों में हर साल इंडिया ने 10,000 किलोमीटर के हाईवे बनाकर रोड नेटवर्क का 25% तक इंक्रीज किया है। इन्हीं कुछ सालों में इंडिया के एयरपोर्ट्स का नंबर भी डबल हो गया है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद इंडिया की फाइनेंशियल क्राइसिस के एरा से लेकर अभी तक के जीडीपी का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट शेयर है वो कम होता जा रहा है, जिसकी मेन वजह है इंडियन इकोनॉमी का बहुत लेस कॉन्फिडेंट होना। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से कंज्यूमर और बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी नेगेटिव बिहेव शो कर रहे थे, मगर अब दोनों फिर से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बूम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां पर इंडिया ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा है वो है इसका डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे गूगल पे और फोन पे जैसे फिनटेक एप्स का यूज करके लोगों को फ्री और फास्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड की है और इस सिस्टम को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। 2022 में यूपीआई ने टोटल $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन की, जो कि पूरे देश की जीडीपी का 1/3 के बराबर है। इंडिया के इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से बहुत से दूसरे कंट्रीज भी आइडियलाइज हुए। ब्राजील ने इंडिया से इंस्पायर होकर 2020 में ब्राजील पिक्स को लॉन्च किया, जो कि एक स्मॉल फी लेकर बैंक टू बैंक पेमेंट को सपोर्ट करता है और अब पूरी कंट्री की 30% से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इसी से की जाती है। वैसे तो इमर्जिंग मार्केट में डिजिटल करेंसी काफी पहले से इंट्रोड्यूस हो गई थी। 2007 में केन्या के टेलीकॉम जायंट कंपनी ने एक मोबाइल मनी सर्विस M-पैसा को लॉन्च किया। लोगों को कैश कंपनी के डेसिग्नेटेड एजेंट्स को हैंड ओवर करना होता था, जो उनका अकाउंट टॉप अप करते थे और ये अकाउंट उनके मोबाइल सिम कार्ड से कनेक्ट होता था और आप SMS से फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी को भी पैसे सेंड कर सकते थे। और अब इसी ऐप को केन्या के 90% से भी ज्यादा घरों में यूज किया जाता है, जिससे वहाँ के लोग दूर मौजूद अपने रिलेटिव्स को किसी भी टाइम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब लोगों ने देखा कि इस ऐप से वो बहुत आसानी से कहीं भी पैसे सेंड कर सकते हैं, तो लोग इस ऐप का बहुत ज्यादा यूज करने लगे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम ने केन्या में मौजूद एक्सट्रीम पॉवर्टी को 2% तक कम कर दिया। अगर इंडिया की डिजिटल ग्रोथ को देखा जाए तो ये चार्ट वर्ल्ड की टॉप 17 मैच्योर और इमर्जिंग कंट्री की डिजिटल एडॉप्टेशन को शो कर रहा है और इसमें इंडिया इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सबसे आगे है। और 2014 के बाद अब तक इंडिया का स्कोर 90% तक इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स को देखें तो इंडिया स्टिल बहुत पीछे है और इसका स्कोर 32 आउट ऑफ 100 है, जिसका मतलब ये है अभी भी इंडिया के लिए इस सेक्टर में ग्रो करने के लिए काफी जगह है। इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना बहुत पॉजिटिव चीज है। OECD के मुताबिक डिजिटल इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एज अ वेपन भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी सिटीजन और कंज्यूमर की लाइफ को काफी ज्यादा इजी बना देती है। वर्कर्स और फर्म्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और गवर्नमेंट को अपनी सर्विस को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं जिन लोगों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी 78% तक एक्सपैंड हुई है, जिसमें सर्विस सेक्टर ने 48% से डोमिनेट किया है। इंडिया की जीडीपी की सर्विस के ऊपर रिलायंस बहुत ज्यादा है, इवन की एक्सपोर्ट से भी ज्यादा, क्योंकि एक्सपोर्ट सिर्फ 40% जीडीपी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि इंडिया को दुनिया का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बना देता है। इंटरनेट जब से लॉन्च हुआ है, शुरू से बहुत से कंपनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कस्टमर सर्विस जैसे कामों के लिए इंडियन एम्प्लॉयज को हायर करते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि 50 लाख एम्प्लॉय को तो इंडियन IT सर्विस इंडस्ट्री ने ही हायर कर रखा है और इंडिया की 90 करोड़ की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से आधे लेबर फोर्स है और इनमें से 6 करोड़ लोग फॉर्मल जॉब करते हैं। इस मसले का हल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर ज्यादा ब्लू कलर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट
की जा सकती है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की टोटल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 17 से 18% ही रही है और इस टाइम पर यह अपनी ऑल टाइम लो पर है। मगर यहीं पर कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिक मशीन्स और व्हीकल्स वगैरह के एक्सपोर्ट, जो कि पिछले 5 सालों में 63% बढ़ चुकी है। मेक इन इंडिया कंसेप्ट को जिसकी जिम्मेवारी है उसको हम पूरा करें, हम आगे बढ़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं था, बल्कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए था। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कम करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर काफी सब्सिडीज दे रही थी और इन पॉलिसीज से गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन से बचा रही है। लेकिन इसकी बहुत सी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, मगर स्टिल इंडिया बहुत सी वैल्यू क्रिएटिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे जॉब क्रिएशन भी होगी। और लार्ज कंपनीज जिनका कैश फ्लो काफी ज्यादा है, वो इस चेंज को एक्टिवली फॉलो कर रही है। और इन एम्बिशियस जायंट में बहुत से ग्रुप है, जैसे एनर्जी और ट्रांसपोर्ट में अडानी ग्रुप, IT, रिटेल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल में टाटा ग्रुप और स्टील में JSW ग्रुप वगैरह। आने वाले 5 से 10 सालों में सिर्फ ये 4 कंपनीज ही इमर्जिंग इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसका मकसद गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक एक लोकल सप्लाई चेन बनाना है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी आर्ग्यू करेंगे कि इस तरह ये फर्म्स पावर बन जाएगी या मोनोपोली और क्रोइनिज्म प्रमोट होगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बायर्स बहुत ज्यादा होंगे मगर सेलर एक ही होगा। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि तब भी इन 4 फर्म्स का प्रॉफिट मिलाकर भी इंडिया की एनुअल इकोनॉमी का सिर्फ 0.7% ही होगा, जबकि यूनाइटेड स्टेट की टॉप 4 IT कंपनीज इससे डबल रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और गवर्नमेंट भी इस बात से काफी ज्यादा खुश है, जिस वजह से वो इसके ऊपर हाई री इन्वेस्टमेंट रेट्स दे रही है, जिससे अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी। मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या ये चीज वर्कर्स, स्टूडेंट्स या जो स्किल्ड पर्सन्स है उनके लिए ठीक है? इंडिया अब चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है और ये चीज इंडिया के लिए एक डबल एज्ड सोर्ड से भी कम नहीं है। जहां पर दूसरे रिच वर्ल्ड और चाइना के लोग एजेड होते जा रहे हैं, वहीं पर इंडिया जिसके 50 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन अभी अंडर 20 है और ये इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बनेगी। और जहां पर आज के टाइम बहुत बड़े अमाउंट में इंडिया की पॉपुलेशन एजुकेट हो रही है, वहीं पर इसकी पॉपुलेशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो क्वालिटी एजुकेशन से महरूम है और इसी रीजन से अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकती है, जिस वजह से इंडिया की सरकार ने गरीब आवाम को मिलने वाली सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत से स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट की डिजिटल स्कीम्स, नई बैंकिंग तक एक्सेस और वेलफेयर पेमेंट्स को आसान बना दिया है। वेलफेयर पेमेंट्स देश के लेबर के लिए होते हैं ताकि उनके वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाया जा सके। और दूसरी तरफ अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इंडिया अपनी GDP का सिर्फ 2.9% हिस्सा ही एजुकेशन के लिए खर्च करता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कम है। इंडिया को एक खतरनाक किस्म का चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इसे क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने और लेबर को स्किल्ड बनाने के साथ हर साल लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ता है। और इस चैलेंज में इंडिया फिलहाल बुरी तरह से फेल हो रहा है। आज से 5 साल पहले जहां इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% तक था, वो अब बढ़कर 8% हो चुका है और पिछले 20 सालों से अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, जिसमें अभी तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। चाइना को आने वाले टाइम में रैपिड एजिंग का मसला बहुत प्रोमिनेंटली नजर आने वाला है, क्योंकि आज जहां इसकी 20% पॉपुलेशन 60 ईयर्स से अबव है, 2035 तक ये अमाउंट 30% तक बढ़ जाएगी। वियतनाम, जो कि पिछले कुछ सालों में ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, उसको भी इस स्विफ्ट एजिंग प्रोसेस का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इंडिया को देखा जाए तो इसकी ज्यादातर पॉपुलेशन 15 to 64 ईयर्स के दरमियान है। इंडिया इस टाइम बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर बहुत से रोड्स, टेक कैंपसेस, एयरपोर्ट वगैरह इंक्लूडेड है। इसके अलावा भारतीय सरकार को लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहैंस करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया में मौजूद 191 कंट्रीज में 132nd नंबर पर है। और ये चीज इसे इवन श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश और भूटान जैसे कंट्रीज से भी पीछे ले आती है। गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने और करप्शन जैसी चीजों को ओवरकम करने से एजुकेशन और प्रोडक्टिव वर्क फोर्स में बेटरमेंट आएगी और ओवरऑल इंडिया के लोगों की लिविंग कंडीशन बेटर हो सकती है। इंडियन इकोनॉमी काफी सस्टेनेबल है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर में काफी ग्रो होगा। मगर इसके लिए जैसा कि हमने बात की है कि काफी चैलेंजेस का सामना करना होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंडो चाइना चिप वॉर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
शुक्रिया।